हेलो नमस्ते। तो आज आपसे हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है रसायन शास्त्र में। ये पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनता है, कैसे बनता है, उस पदार्थ का गुण और मूल क्या होता है, हम इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितना अवस्था है, ये सब। और उसमें जो हम एक चीज छोड़ दिए थे, उसमें जो है हम बताना भूल गए थे, आपको बताते अभी हम। पदार्थ का 3 अवस्था हम बताए थे, पदार्थ का 5 अवस्था होता है। एक होता है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा कहने का मतलब हुआ, प्लाज्मा अवस्था का मतलब हुआ, प्लाज्मा का मतलब हुआ एक ऐसा अवस्था जो चिपचिपा द्रव के रूप में है। चिपचिपा द्रव के रूप में है, मतलब एक पदार्थ है, पदार्थ ही है। पदार्थ का एक अलग अवस्था, जैसे मान लीजिए हम कुछ चीनी ले लेते हैं। चीनी का जो द्रव होगा वो चिपचिपा होगा, या जो जिस समय शक्कर उक्कर या ईख जो है, मतलब कि जिस समय खेत से निकलता है और उसका जो गुड़ बनता है उसमें जो चिपचिपा रहता है, या हमारे नाक से जो वेस्ट निकलता है वो भी चिपचिपा होता है। तो वे तो वो एक प्लाज्मा की तरह होता है। ठीक है, तो चिपचिपा हो गया, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। और एक और अवस्था है पदार्थ की पंचम अवस्था। उस अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। जब हम किसी पदार्थ को -230 के आसपास तक ठंडा कर देते हैं, -230 235 के आसपास, तो वो पदार्थ जो है ना, पदार्थ की पंचम अवस्था में प्रवेश कर जाता है। मतलब बहुत एक्सट्रीम ठंडा कर देते हैं तब। नहीं कि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो पदार्थ की पंचम अवस्था में चला जाएगा। तो यही है, आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसमें देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका डिफिनीशन होगा, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले, इसका कलर चेंज कर देते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब हम उस क्रिया को तब हम उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले टूटता है या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम उस क्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ हमारे पास ए है, ठीक है, और वो बी से मिला। कोई पदार्थ ए है और वो बी से मिला, तब एक नया पदार्थ बनेगा। या तो सी बनेगा, नहीं तो सी और डी दोनों बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दो पदार्थ है, एक ए और एक बी, और इससे जो बना है वो सी और डी है। जो हमारे पदार्थ जो है ना, हमारा जो पदार्थ है ये सी और डी, ए और बी, ये कहलाएगा प्रतिफल। प्रतिफल नहीं, अभिकारक, ये कहलाएगा अभिकारक। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो बनकर तैयार होता है वो होता है प्रतिफल। प्रतिफल होता है प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और उसके बाद जो पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, यानी प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप तथा
अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं, यानी कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तब उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है और O2 है, हम ये बनेगा हमको H2O। तो ये दो जो हमारा हो गया, ये हो गया अभिकारक, ये है अभिकारक, और ये जो है हमारा वाटर, ये हो जाएगा प्रतिफल। आया समझ में? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन के तैयार होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। अब जो है हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कुछ खास बातें। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ खास बातें। रासायनिक अभिक्रिया में खास बात आखिर है क्या? रासायनिक अभिक्रिया की कुछ खास बातें। तो टॉपिक बनाइए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषताएं कहने का मतलब है उसके अंदर जो खूबी है, रासायनिक अभिक्रिया का जो खूबी है वो क्या है, यानी कि उससे रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है और क्या क्या हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है। जब कोई पदार्थ आपस में मिलता है, तो हो सकता है वो पदार्थ गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, गैस निकलने लगे, है कि नहीं, आग लग जाए, ये भी हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो है कुछ खास बातें होती है। तो पहला बात है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है गैस भी बनता है, गैस निकलता है उससे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप का मतलब हुआ बाद में, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसको बोलते हैं फलस्वरूप मतलब बाद। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिनके फलस्वरूप अवक्षेप बनते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं, जिसके फलस्वरूप, है ना, जिसके फलस्वरूप अवक्षेप बनते हैं। समझ में आया? तो आप जो है ना साथ साथ लिखते चलिएगा तो आसान पड़ेगा, नोट्स भी तैयार होते रहेगा, है कि नहीं। मतलब जब हम समझाने लगे थोड़ा बहुत और लिखने लगे, समझाने वक्त आप ध्यान दीजिए कैसे समझना है, क्या करना है। और ये जो है ना, आप जो है मतलब जब हम लिखते हैं तो उसमें आप भी लिखिए। अवक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप अवक्षेप बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है रंग परिवर्तन। इसके बाद है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तब हम तीसरा पढ़ेंगे रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। पंखा बंद करो। हो गया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप रंग भी बदलता है।
तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसका रंग बदल जाता है, पदार्थ का रंग बदल जाता है। चौथा इसका मुख्य बात है ताप में परिवर्तन। मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसका तापमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं, अभिक्रिया का मतलब रासायनिक अभिक्रिया, कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं जिसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, पदार्थों के ताप में परिवर्तन होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होते हैं। तो आपको समझ में आया? कमेंट बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, तो आपको हम जो है कमेंट पढ़ करके अगले वीडियो में उसका जो है सोल्यूशन बता देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, सभी में नहीं, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया में। अपक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिसके फलस्वरूप अपक्षेप बनते हैं। रंग में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिसके फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। इसको जो है बॉक्स से घेर देते हैं ताकि आपको दिखेगा, है ना। सॉरी, ऐसे नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। अब ये खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या है, जैसे हम भी पढ़ते हैं मैथ में समीकरण, x बराबर y बराबर z बराबर ऐसे कुछ पढ़ते हैं। तो रसायन शास्त्र में भी ना हम जैसे कि कोई बड़ा बड़ा पदार्थों का नाम होता है, तो इतना बड़ा तो हम लिख सकते नहीं हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास संकेत और सूत्र होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है, हीलियम के लिए He होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है, नाइट्रोजन के लिए N होता है, आर्गन के लिए Ar होता है, लीड के लिए Pb होता है, यूरेनियम के लिए U होता है ना। टीन के लिए Sn होता है, सोना के लिए Ag होता है, Ag नहीं, Ai होता है, सोना के लिए Ai होता है, चांदी के लिए Ag होता है, ये सब होता है। तो इसी को जो है ना हम संकेत बोलते हैं, ठीक है, संकेत बोलते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण में हम इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये बड़ा बड़ा है, हमको अब बड़ा बड़ा तो लिख सकते नहीं है, इतना बड़ा बड़ा कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए जो है ना, मतलब कि मान लो कि आपको 4-5 पदार्थ का नाम दे दिया एक ही साथ, बड़ा बड़ा नाम होता है, अगर दे दिया तो हम कैसे लिखेंगे? तो इतना बड़ा लिखेंगे तो कॉपी में तो लाइन इतना बड़ा होता नहीं है कि एक लाइन में वर्ड सके या जल्दी कोई इसका सोल्यूशन निकल सके। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हाँ क्यों नहीं, मतलब कि इसका संकेत सूत्र से इसको दर्शाया जाए। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिक्रिया को पदार्थों के संकेत और सूत्रों के नाम से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तब वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में यहाँ देखिए, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को
पदार्थों के संकेत और पदार्थों के पदार्थों के संकेत और पदार्थों के संकेत और सूत्रों के द्वारा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के संकेत और सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, माने दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तब हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। आया समझ में? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके पदार्थों के नाम के द्वारा, संकेतों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, तब हम उस चीज को या उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। इस दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पानी। क्या बनेगा? पानी। ये तो इतना लंबा हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे? तो हाइड्रोजन हो गया H2 प्लस ये हो गया O2, ये बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। ऐसा समझ में? ये सिंपल सा है। तो ये संकेत हो गया हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का संकेत हो गया, और ये पानी का सूत्र हो गया। तो संकेत से, सूत्रों से, अनुसूत्रों से क्या बना? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बहुत सारा फायदा होता है। हम रासायनिक समीकरण से मतलब कि बहुत ज़्यादा बात को कम ही दूर में लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारा फायदा भी होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फायदा समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया समझ में, रासायनिक समीकरण समझ में आया आपको? जब हम पदार्थों के नाम के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, तो वो चीज को हम, उस चीज को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। चलिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हाँ अटर पटर नहीं लिख सकते हैं, मतलब हमको अच्छा तरह से लिखना पड़ेगा। तो आपका पहला नियम है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। संकेत एवं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। फिर तीसरा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे तीर चिन्ह के
चिन्ह के, तीर चिन्ह के राइट साइड, दाहिना की तरफ, राइट साइड में लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं। समझाया? रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है। पहला नियम है कि हम रासायनिक समीकरण को उसके संकेत और सूत्रों से लिखते हैं। दूसरा है कि इसका तरीका लिखने का कि हम इसको, जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, जिसको अभिकारक बोलते हैं, उसको तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है। और जो बाद में पदार्थ जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने से हमको डबल डबल बहुत सारा फायदा होता है। ठीक है। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से पहले एक चीज है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित और असंतुलित दोनों होता है। एक ऐसा समीकरण जो दोनों तरफ से बराबर हो, मतलब इधर दाहिना तरफ पदार्थों की कुल संख्या, परमाणुओं की संख्या, और बायां तरफ परमाणुओं की कुल संख्या। यानी कि हम जो है ना, संतुलित और असंतुलित में यही देखते हैं कि पदार्थ जो है कैसा है, मतलब पदार्थ कैसा है, दोनों तरफ में जो है पदार्थ का मोल है ना, उसका मास, उसका परमाणुओं की संख्या कैसा है, तो उसको बोलते हैं संतुलित। मतलब संतुलित और असंतुलित समीकरण दो प्रकार से हो सकता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभी हम पहला पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित वाला है क्या, पहले समझते हैं।